पहली इंटरेक्शन किसी गैंगस्टर के साथ कब हुई थी आपकी? अबू सलेम। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, गैंगस्टर अबू सलेम। आप बिलीव नहीं करोगे, उसको सब मीडिया में बोलते थे हैंडसम गैंगस्टर है। वो बहुत पर्टिकुलर होता था अपने कपड़ों के लेके, अपने बाल को लेके। मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी अबू सलेम को भी अब भी डी गैंग के मेंबर्स हैं मुंबई में? बहुत है, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, ये लोग आपके फियर पे खेलते हैं। एम होता है कि सामने वाला हमसे डरे, और अगर सामने वाला नहीं डरे तो फिर उड़ा देते हैं। Over 250 people were killed. Blast ripped apart the city and the heart of Mumbai. मीडिया ट्रायल्स नाम की एक चीज होती है, यानी कि मीडिया ही घोषित कर देती है जुडिशरी के घोषित करने से पहले। और कभी कभी जिंदगी कुछ अजीब तरीके से काम करती है। मुंबई की वन ऑफ अ टॉप क्राइम रिपोर्टर रह चुकी हूँ। वो टाइम पे सब कोई स्पीड डायल पे था, पॉलिटिशियंस हो या पुलिस हो, तो ऐसा लगता था अरे मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान बन गए हम ही। तो भगवान ने सोचा चलो दिखा देता हूँ तुम्हें असली पावर क्या है। Journalist has been arrested in the connection with गिरफ्तार महिला पत्रकार जिग्ना वोरा को। Journalist Jigna Vora being booked under various sections. Journalist Jigna Vora's arrest. वोरा जेडी की हत्या की साजिश में शरीक थी। 15-16 दिन के बाद मुझे जेल भेजा जाता है। वो जेल वही था जिसके बारे में मैं स्टोरीज लिखती थी। आज मैं वहां पे हूँ। जब आप जेल अप्रोच कर रही थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? दोपहर का टाइम था, 3:30 बजे। बाकी औरतें चाय का टाइम था उनका, तो वरंडा में बैठी थी। कहीं कोने में से एक औरत ने बोला, देखो नई चिनाल आई। 2024 में जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, ओवरऑल क्या फील होता है आपको? पहले मैं कहानी लिखती थी, आज मेरी खुद की कहानी बन गई है। दोस्तों, हमने बहुत सारे सेलिब्रिटी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे हैं, बहुत सारे क्राइम के पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे हैं। आज की कहानी कुछ अलग है, क्राइम वर्ल्ड से रिलेटेड है, अंडरवर्ल्ड की दुनिया से रिलेटेड है। आज की गेस्ट जिग्ना वोरा मैम ने अपनी खुद की ज़िंदगी में एक पॉइंट तक जर्नलिज्म की दुनिया में इन्होंने बहुत सम्मान पाया था, पर इनकी लाइफ में एक घटना घटी जिसकी वजह से इन्हें अपनी ज़िंदगी के 9 महीने जेल में बिताने पड़े। बाइकला जेल का जो इनका एक्सपीरियंस रहा, उसकी बातें हो चुकी आज पॉडकास्ट में। उनके जर्नलिज्म करियर, क्राइम की बातें हो चुकी आज पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट को सुनने से पहले ये भी जानो कि जो आरोप जिग्ना वोरा पर लगाए गए थे, उन्हें रिलीज किया गया लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। पर इनकी जो लाइफ की कहानी रही है, जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव बिल्डिंग है। हर पॉडकास्ट के साथ मेरा गोल ये रहता है कि आप एज एन ऑडियंस कुछ गेन करें। आज के पॉडकास्ट से आप गेन करोगे एक कहानी को, एक एक्सपीरियंस को। नॉट एन ईजी टू लिसन एपिसोड, पर अगर आपको हमारे क्राइम एपिसोड्स, हमारे एक्सपीरियंस ओरिएंटेड एपिसोड्स अच्छे लगते हैं, आपको ये वाला एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। इस जिग्ना वोरा मैम ऑन TRS। जिग्ना वोरा मैम का स्वागत है द रणवीर शो में। थैंक यू। कैसे हो मैम? एकदम बढ़िया। ओके, मैं ये मानता हूँ कि अलग अलग कंटेंट के फॉर्मेट्स होते हैं और हर फॉर्मेट में बेसिकली स्टोरी टेलिंग ही हो रही है। आप पर एक पूरा नेटफ्लिक्स का शो बनाया जा चुका है, स्कूप नाम का। बहुत सारे लोगों ने स्कूप देखा हुआ है, पर मैं ये भी मानता हूँ कि कभी कभी इस फॉर्मेट के थ्रू जब आप एक्चुअली उस स्टोरी के मेन कैरेक्टर से बात कर रहे होते हो, तो और ज़्यादा डिटेल्स निकल के आते हैं। एंड पर्सनली आई फील पॉडकास्ट गो क्लोजर टू द ट्रूथ। तो पहले तो थैंक यू कि आप हमसे बात कर रहे हो। मैंने आपसे अब तक बहुत कम बात करी है ताकि ऑर्गेनिक कॉन्वर्सेशन रहे हमारी। 2024 में जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, जब स्कैन बैक करते हो, ओवरऑल क्या फील होता है आपको? मैं कल ही किसी से बात कर रही थी कि यार 50 साल हो गए जी, और ये 50 साल में क्या क्या नहीं देख लिया। बहुत कुछ देख लिया। बचपन पकड़ो, या एक ट्रांजिशन है मेरे लिए जी। आज मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो सोचती हूँ, सवेरे से सोच रही थी इनफैक्ट, कि लाइफ मेरी एक कहानी बन गई। पहले मैं कहानी लिखती थी, आज मेरी खुद की कहानी बन गई है। और ये
सफ़र बहुत बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस है. जी. बहुत कुछ सीखा और अभी भी सीख रही हूँ. सो हाँ, अच्छा लग रहा है. Okay. आपके जर्नलिज्म करियर की शुरुआत कब हुई? 2005 शुरुआत 2005 में हुई थी. में हुई. ओके. या आप बॉम्बे में पले बड़े हो? हाँ, जन्म भी बॉम्बे में है जी. एंड स्कूलिंग, कॉलेज, सब कुछ बॉम्बे में है. 90s के अंडरवर्ल्ड के बारे में आपको याद क्या है? मुझे याद है चीज़ें. मैं 1993 में जन्मा हूँ, पर बचपन में बहुत कुछ सुनते थे हम. आई थिंक कहते हैं कि आपके मेमोरीज एट एज 4 दे स्टार्ट फॉर्मिंग. इम्पैक्ट. हाँ. तो 1997 से लेकर 2000 तक मुझे याद है कि न्यूज़ पर भी अंडरवर्ल्ड की इतनी बातें होती थी. जनरली रिलेटिव्स के साथ साथ अंडरवर्ल्ड की चर्चा होती थी. आपको क्या याद है? बिकॉज आप शायद तब टीनेजर होंगी. यस. 80s और 90s में यस. क्या याद है? मैं 90s नहीं, मैं 80s से स्टार्ट करूँगी. जी. मेरे पिताजी दुबई में रहते थे. सो हम लोग, मैं बचपन मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम दुबई में गुजरा है. एंड एज वी नो कि मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम जो दुबई में बेस्ड थे, तो शारजा जाते थे मैच देखने, डैड लेके जाते थे. तो वहाँ से वो अंडरवर्ल्ड के क्या होता है वो पता चला. 86 वाला जो जावेद मियांदाद ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा था, वो मैच मैंने स्टेडियम में देखी थी. हालांकि मैं तभी 14 साल की थी, बट तभी से पता चला थोड़ा बहुत धीरे धीरे कि ये अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर किसको बोलते हैं, क्या है. 1992 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे. फर्स्ट सीरियल ब्लास्ट इन मुंबई जी. 12 मार्च को. तभी दैट इज वो एक फर्स्ट एनकाउंटर हुआ अंडरवर्ल्ड के बारे में. पता चला कि अंडरवर्ल्ड क्या कर सकता है. जी. वो बहुत इम्पैक्ट हुआ था उस टाइम पे. मैं दोपहर का टाइम था, मैं कॉलेज से निकली थी, 12th में थी तभी मैं, और बस स्टॉप पे रुकी थी. और अचानक पता चला कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे. तभी तो मोबाइल कुछ नहीं हुआ करता था और कुछ पता ही नहीं था. आई वॉज 17-18 ईयर्स ओल्ड. तब पता चला सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट क्या होता है. धीरे धीरे तो पूरा बॉम्बे वॉज एक ग्रिप में आ गया था अंडरवर्ल्ड के. जी. बहुत का सारी चीज़ें सुनते थे, दाऊद इब्राहिम के बारे में, छोटा राजन के बारे में पढ़ते थे न्यूज़ में. फिर 98-99 में तो वहाँ से फिर ब्रेक लग गया. दैन जब ये जर्नी स्टार्ट की एज अ क्राइम रिपोर्टर, तब काफ़ी रिसर्च करने लगी मैं. पर आपने क्राइम रिपोर्टिंग क्यों चूज करी खुद के लिए? मैं बेसिकली लॉ बैकग्राउंड से हूँ, LLB हूँ. जी. जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गई न्यूज़पेपर में, फ्री प्रेस जर्नल में, एडिटर ने पूछा कि क्या करना, कौन सी बीट चाहिए. डिफरेंट बीट होती है, क्राइम बीट, मेडिकल बीट, एजुकेशन बीट, कोर्ट बीट. तो मैंने बोला सर जो आप बोलोगे कर लूँगी. एट दैट टाइम आई वॉज 33-34 ईयर ओल्ड. आई स्टार्टेड करियर लेट. तो उन्होंने बोला, CV देख के बोला अच्छा आप LLB हो. मैंने बोला हाँ. तो आप कोर्ट बीट कर लो. सो आई वॉज मैंने कोर्ट बीट से अपना रिपोर्टिंग के डेज स्टार्ट किया. एंड वो कोर्ट बीट से कब क्राइम बीट में चली गई वो पता ही नहीं चला. बहुत बारीक लाइन है कोर्ट और क्राइम के बीच में. एंड इवेंचुअली वो हो गया अपने आप ही शायद. पहली इंटरेक्शन किसी गैंगस्टर के साथ कब हुई थी आपकी? इंटरेक्शन एज इन इंटरेक्शन नहीं हुई कभी. बट आप ये बोल सकते हो कि कौन सा फर्स्ट केस मैंने कोई गैंगस्टर के बारे में लिखा, तो वो है अबू सलेम. अबू सलेम का फर्स्ट डे इन इंडिया, उसको एक्स्ट्राडिट किया गया था. और मेरा फर्स्ट डे एज अ कोर्ट रिपोर्टर एक ही है. तो वो मेरा फर्स्ट केस था जिसके बारे में मैंने लिखना चालू किया. अब मिले अबू सलेम से? हाँ, कोर्ट में जो से सब रिपोर्टर्स
बात करते हैं वैसे। अब अबू सलेम कहाँ है? आई थिंक जेल में है। आप बिलीव नहीं करोगे, उसको सब मीडिया में बोलते थे हैंडसम गैंगस्टर है। ही वॉज वो बहुत पर्टिकुलर होता था अपने कपड़ों के लेके, अपने बाल को लेके, एकदम शांत बैठा रहता था, क्योंकि वो टाइम का वो बहुत बड़ा कैच था इंडिया के लिए। इंडिया मतलब उसके पहले कोई इतना बड़े गैंगस्टर को एक्स्ट्राडिट नहीं किया गया था। एक्स्ट्राडीट मतलब ट्रीटी होती है एक दो कंट्रीज के बीच में, तो वो लीगली उसको लाया गया था, डिपोर्ट नहीं किया था। ही एक्स्ट्राडिशन में उनको दो कंट्री के बीच में ये ट्रीटी होनी चाहिए, तो ही आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उसको लीगली ला सकते हो। अबू सलेम का बैकग्राउंड क्या है? अबू सलीम का बैकग्राउंड वो आई थिंक 90s में दुबई चला गया था। ही इज़ फ्रॉम आजमगढ़, यूपी के आजमगढ़ से है वो। और 90s में वो एक स्मगलर, एक्चुअली बहुत सारे अंडरवर्ल्ड डॉन उन्होंने स्टार्ट किया एज ए स्मगलर, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, अबू सलेम हो, छोटा राजन हो, मोस्ट ऑफ देम। स्मगलिंग पहले के ज़माने में 70s 80s में अपनी देश की पॉलिसीज़ इतनी लिबरल नहीं थी जी। तो बाहर के देश से सब चीज़ें, गोल्ड आता था, छोटी सी चीज़, आज परफ्यूम हमको सब मॉल में मिलता है, तभी नहीं मिलता था। तो स्मगलिंग वो परफ्यूम की होती थी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की होती थी, गोल्ड की होती थी मेनली। तो काफ़ी गैंगस्टर्स ने इसी से स्टार्ट किया है अपना करियर। मतलब इलीगली देश में इन चीज़ों को लाते थे और कट कमाते थे उससे। हाँ। सो वो स्मगलिंग बोलते हैं उसको। सो मोस्ट ऑफ देम स्टार्टेड देयर करियर, सब ने इसी से स्टार्ट किया है। तो अबू सलेम भी वही था, कैरियर का काम करते थे। मतलब यहाँ से उनके जो बॉस होते थे वो उनको यहाँ से आउट ऑफ कंट्री, सपोज दुबई, एग्जाम्पल दुबई हब हुआ करता था वो टाइम पे, क्योंकि वो ड्यूटी फ्री कंट्री है, वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती थी। अबू सलेम जाता था और वहाँ से आता था सामान लेके जो यहाँ पे बिकता था। सो उसने स्टार्ट किया ऐसे, एंड देन धीरे धीरे वो दाऊद इब्राहिम और उसका भाई बेसिकली अनीस इब्राहिम के टच में आया दुबई में, एंड वो गैंग से वो एसोसिएट हो गया। मतलब डी गैंग के साथ जुड़ गए। डी गैंग के साथ जुड़ गया वो। 90s का वो टाइम था जब भी एक्सटॉर्शन बहुत हफ्ता वसूली, तो वो डी गैंग के बिहाफ से वो कॉल्स करता था मुंबई के जाने माने व्यक्तियों को, जैसे वो बिल्डर हो, टीवी पर्सनालिटी, बॉलीवुड पर्सनालिटी हो, उनको प्रोटेक्शन मनी बोलते हैं। मतलब कहते थे कि या तो आप हमें पैसे दे दो या आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। हाँ। अभी किससे नहीं मिलेगी? या तो वो राइवल गैंग हो सकती है या तो डी गैंग ही। वो टाइम पे सबसे ज़्यादा तो डी गैंग का ही वर्चस्व था 90s में। तो अब भी डी गैंग के मेंबर्स हैं मुंबई में? 12 साल से जब से मेरा इंसिडेंट हुआ है, मैं मीडिया के या क्राइम, बॉम्बे क्राइम के का सिनेरो मुझे नहीं पता है। अब दूर चले गए हो? बहुत। क्यों? लाइफ में काफ़ी इंसिडेंट्स होते हैं, उसमें से अगर जब मैं हेडलाइंस लिखने वाली खुद हेडलाइन बन गई तो लाइफ 180 डिग्रीज चेंज हो गया। और मतलब आज ऐसा है ना रणवीर कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। एक टाइम था कि मुझे अपनी बाईलाइन का एडिक्शन था। आज मुझे न्यूज़पेपर मेरे घर पे मैं नहीं लेती। अब जर्नलिज्म से ही दूर चले गए हो? टोटली, एकदम। आप ये मानते हो कि स्कूप ने आपके कहानी के सारे पहलू दिखाए थे दुनिया को, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब तक भी दिखाई नहीं गई है? स्कूप मेरे बुक बिहाइंड बार्स इन भाईखला का एडप्शन है जी। तो हार्डली द प्लॉट हैज, उसमें से प्लॉट लिया गया है। आपके नज़रिए से हुआ क्या? मैं बस ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि मीडिया ट्रायल्स नाम की एक चीज़ होती है, यानी कि मीडिया ही घोषित कर देती है जुडिशरी के घोषित करने से पहले कि ये इंसान गिल्टी है, ये इंसान इनोसेंट है। ये होता है क्योंकि मीडिया को बेसिकली TRPs चाहिए रहते हैं। अगर इंटरेस्टिंग कहानियाँ दर्शाई ऑडियंस के लिए तो फिर लोग देखने लगते,
और उसी इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए मीडिया ट्रायल्स में किसी को अक्यूज किया जाता है. यस. पर कोर्ट ऑफ लॉ में जब तक आपको गिल्टी या नॉट गिल्टी नहीं घोषित किया जाता, एथिकल चीज़ तो ये है कि मीडिया ट्रायल्स होने नहीं चाहिए, पर ये हमारी दुनिया की असलियत नहीं है. शायद मीडिया वालों की भी गलती नहीं है क्योंकि उनका सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है. तो यहाँ मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, पर कभी कभी ज़िंदगी कुछ अजीब तरीके से काम करती है. तो आई डोंट नो अगर आपको जे डे के बारे में कुछ कहना है या आपको कहाँ से स्टार्ट करना है. आपको जहाँ से कंफर्टेबल लगे, जहाँ से सही लगे, वहाँ से स्टार्ट करो. हाँ, लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है. जी. क्राइम, अंडरवर्ल्ड, मुंबई, ये सब चीज़ एक टाइम पे मुझे किक देती थी, वो कवर करने. एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट जो मुझे भी फील होती है. तो पता नहीं था कि यही चीज़, मेरा पैशन मुझे ले डूबेगा. बट ठीक है, 2011 से स्टार्ट करते हैं. बहुत अच्छी लाइफ थी. एक नशे में थी, स्टोरी के नशे में, पावर के नशे में, एरोगेंस के नशे में. मुंबई की वन ऑफ अ टॉप क्राइम रिपोर्टर रह चुकी हूँ वो टाइम पे. सब कोई स्पीड डायल पे था. सब कोई का मतलब है पॉलिटिशियंस हो या पुलिस हो, पावरफुल पीपल हो, अंडरवर्ल्ड नहीं. तो ऐसा लगता था अरे मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान बन गए हम ही. तो भगवान ने सोचा चलो दिखा देता हूँ तुम्हें कि असली पावर क्या है. फेलो जर्नलिस्ट थे जेडे, बहुत सीनियर थे मेरे से, बड़े भी थे, एज वाइज भी, एक्सपीरियंस वाइज भी. मैं तो जस्ट 5-6 साल का एक्सपीरियंस था, उनको तो 20 साल का एक्सपीरियंस था. ब्रॉड डे लाइट में उनका खून हो जाता है मुंबई के एक पवई इलाके में. एंड पूरी मीडिया फैटर्निटी शॉक में थी कि क्या हो गया, क्योंकि बहुत अनबिलीवेबल था कि ऐसे किसी रिपोर्टर का मर्डर होना, और वो भी मुंबई जैसे शहर में. थोड़े दिन तो सब स्पेकुलेशन चला, किसने मर्डर किया, क्यों किया. फिर अंडरवर्ल्ड डॉन, आई थिंक 4-5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद मर्डर के, मुंबई पुलिस ने अक्यूज्ड लोग को पकड़ा और डिक्लेयर किया कि छोटा राजन अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर, उसके कहने पर ये मर्डर हुआ है. शूटर को पकड़ा, कॉन्स्पिरेटर, वो सबको पकड़ा. और हम लोग सब प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, स्टोरी बनाई, चलती रही. हर एक दिन नई स्टोरी उसमें से निकलती थी, कहानी क्यों हुआ, रीज़न बताया जाता था. फिर छोटा राजन ने खुद इंटरव्यू दिया किसी न्यूज़ चैनल को कि हाँ मैंने किया है, क्योंकि वो मेरे खिलाफ कहानियाँ लिखता था. जी, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा पॉज कर दूंगा ताकि ऑडियंस को कॉन्टेक्स्ट मिले. छोटा राजन थे कौन? छोटा राजन अंडरवर्ल्ड का डॉन है. उसने अपना अंडरवर्ल्ड की इलीगल एक्टिविटीज़ डी कंपनी के साथ जुड़ के की 90s में, 80s में, लेट 80s. मुंबई से थे? वो मुंबई से थे. तिलक नगर एक मुंबई का सबब है, वहाँ से है वो. और 1-2 इंसिडेंट में होने के उसने किए होंगे, और वो भी दुबई चला गया 80s में, और वो दाऊद के टच में आया, और वो भी दाऊद के गैंग में शामिल हो गया 80s में. फिर 92 ब्लास्ट जो हुआ, जो दाऊद इब्राहिम के कहने पे किया गया, छोटा राजन का ऐसा कहना था वो टाइम पे कि उसका इन्वॉल्वमेंट वो ब्लास्ट में नहीं था.
और वो दोनों का फॉल आउट होता है, दाऊद और छोटा राजन का, और वो दाऊद की गैंग छोड़ देता है और उसने अपनी खुद की गैंग चालू की, गैंग का सेटअप किया। दोनों, छोटा राजन और दाऊद दोनों खुद राइवल्स हो गए। राइवल हुए क्योंकि ब्रेकअप हो गया। हाँ, ओके। बॉम्ब ब्लास्ट, बैकड्रॉप 93 बॉम्ब ब्लास्ट मिस के बाद उन दोनों के छोटा राजन ने दाऊद की गैंग छोड़ दी। मतलब बेसिकली किसी गैंगस्टर की कमाई एक्सटॉर्शन से होती है, स्मगलिंग से होती है, वगैरह वगैरह, ड्रग ट्रेड, वेपन ट्रेड, जो भी। तो डी गैंग पैसे बना रही थी इन इलीगल चीज़ों की वजह से, और उसमें से शायद छोटा राजन एक की मेंबर थे। जब एक की मेंबर छोड़ के जाते हैं, शायद और लोग भी उनके साथ छोड़ के जाते हैं, तो डी गैंग की पावर हल्के से कम हो जाती है, और जो पैसे बन रहे थे वो भी डिवाइड हो जाते हैं दो गैंग में। शायद इसलिए नई राइवलरी फॉर्म होती है दोनों के बीच। यस, आप सही बात बोल रहे हो। और वो राइवलरी ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड का नक्शा ही बदल दिया। दोनों एक दूसरे के लिए गैंग मेंबर के पीछे पड़ गए, शूट आउट होने लगे, और फिर एक लॉ एंड ऑर्डर को मतलब बरकरार रखने के लिए फिर एनकाउंटर्स होने लगे। पुलिस आपस में राइवलरी की वजह से दोनों गैंग में झगड़े होने लगे। झगड़े इन द सेंस मारा, मतलब शूट आउट ही होते थे। एक गैंग का मेंबर दूसरे गैंग को मार देता था, क्योंकि उनको अपना वर्चस्व बनाए रखना था मुंबई पे। पूरा खेल तो मुंबई का ही था ना, मुंबई को कब्जे में करना। 2 मूवीज बनाई गई थी, शूट आउट एट वडाला जिसमें मान्या सुरवे को दिखाया गया था, और शूट आउट एट लोखंड वाला जिसमें माया डोलस को दिखाया गया था। ये दोनों लोग भी इन्वॉल्व है ये छोटा राजन दाऊद के सिचुएशन में। हाँ, देर शूटर्स, हेंचमैन। यस, शूटर्स बोलो, हेंचमैन बोलो, गैंग मेंबर बोलो। और वो टाइम था जो ये लोग बहुत गैंग में आगे बढ़ गए थे। कौन किसके साइड पे था? बोथ ऑफ देम वेर फ्रॉम दाऊद गैंग। ये मान्या सुरवे और माया डोलस। मान्या सुरवे का थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, बट माया डोगल्स तो वही था। तो उनके दाऊद के कहने पे ये लोग हफ्ता वसूली करते थे, और आपस में उन दोनों का झगड़ा हो जाता था। छोटा राजन के आदमी को मारते थे जी, वैसा सब होता था करके इनका दोनों का एंटर किया गया था। ये मान्या सुरवे और माया डोलस। हाँ। ओके। छोटा राजन के करियर में आगे क्या हुआ 90s के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद? 19 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उसने अपनी खुद की गैंग बना ली जी, और वो दुबई से निकल गया। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स, मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड के ज़रिए ये पता चला कि वो जाके बैंकॉक में निकल गया, वहाँ पे था। वहाँ से उसने अपना गैंग के ऑपरेशंस चालू किए थे। वहाँ पे उस पे भी हमला हुआ बैंकॉक में। हाँ, डी गैंग का। हाँ, छोटा शकील ने करवाया क्योंकि देवी के वो लोग तो बहुत ही दुश्मन बन गए ना एक दूसरे के। जी, पूरा 90s बॉम्बे पे 90s या अराउंड 10 years उन लोगों ने एक दूसरे के खून के प्यासे थे। तो मौका मिला और उस पे शूट आउट होता है बैंकॉक में। मरते मरते बचता है वो। फिर तो उसको और वो हो गया, वो शकील को उसने डिसाइड किया कि अभी तो इसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। वापिस उनका वही चला, दुश्मनी ही चलती रही। बच तो गया बट उसने अपना ही गैंग की एक्टिविटीज़ तो उसकी चालू ही थी। ही बिकेम मोर एक्टिव। और एक इन लोग की खासियत होती है फियर फैक्टर। अगर आप बिकॉज मैंने लॉ किया है, क्रिमिनल साइकोलॉजी मैंने पढ़ा है अच्छे से, ये लोग आपके फियर पे खेलते हैं। डर, जितना आप डरते हो, और उनका यही एम होता है कि सामने वाला हमसे डरे। और अगर सामने वाला नहीं डरे तो फिर उड़ा देते हैं। तो बेसिकली डरना चाहिए। नेगेटिव पब्लिक वो टाइम वैसा था कि लोग डरते थे, इसीलिए तो पैसा देते थे ना। जान किसको नहीं प्यारी होती है। प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन मनी इसी को बोलते हैं ना। एंड
उनको अच्छा लगता था। गैंगस्टर्स को हम लोग ये सोचेंगे भाई अपने को नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चाहिए, उन लोग को नेगेटिव पब्लिसिटी में ही पॉजिटिव होता था उनके लिए। तो अगर आएगा न्यूज़पेपर में कि दाऊद ने XYZ को धमकी दी, तो दूसरे ABC भी डर जाएंगे ना कि वाह दाऊद तो अपने को भी धमकी दे सकता है। सो ये फियर साइकोलॉजी से खेलते थे।